एक ऐसा आदमी जिसने एक वक्त पर अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स को हिला दिया था, जिसकी सिर्फ एक आवाज के ऊपर लाखों लोग रोड पर निकल आते थे। फिर एक दिन वो अचानक से हवा में गायब हो जाता है। ना तो उसकी कोई लाश मिली, ना कोई विटनेस और ना ही कोई क्लू। ये कहानी है जिमी होफा की, एक ऐसा नाम जो अमेरिका की लेबर यूनियन का किंग था और माफिया के साथ उसके इतने गहरे ताल्लुकात थे कि वो ओपनली पब्लिक को भी मालूम थे। और उसके दुश्मन तो इतने थे कि उसकी जिंदगी किसी टिकिंग टाइम बॉम्ब के जैसी थी। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि होफा के गायब होने का राज आज तक सॉल्व नहीं हो सका। कुछ लोग कहते हैं कि माफिया ने होफा को खामोश करा दिया, तो कुछ लोगों का मानना यह है कि पॉलिटिकल पावर होफा की इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके अपने ही लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया। आज हम इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और आखिर जिमी होफा के साथ हुआ क्या था। जिमी होफा का असल नाम जेम्स रीडर होफा था। साल 1913 के अंदर पैदा होने वाला ये लड़का एक आम सी वर्किंग क्लास फैमिली के अंदर पैदा होता है। उसके फादर की मौत बहुत जल्दी हो जाती है और माँ अकेली घर चलाने पर मजबूर हो जाती है। जिमी होफा ने बचपन से ही गरीबी, स्ट्रगल, मजदूरी का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया था। यंग एज के अंदर ही होफा को पता चल गया था कि अमेरिका के अंदर मजदूर की जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज के अंदर मजदूर 10 से 12 घंटे काम करने के बावजूद भी सैलरी बहुत ही कम ले पाते थे। उनके पास आवाज तो थी, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। और उसी टाइमों के अंदर एक नई तहरीक सबसे ज्यादा चल रही थी, जिसका नाम था लेबर यूनियन। ये यूनियंस मजदूरों के राइट्स के लिए फाइट करती थी, जैसे कि सैलरी को बढ़वाना, काम के आवर्स को कम करना, सेफ्टी के लिए रूल्स बनाना। और इसी तरह से जिमी होफा ने भी इन यूनियंस को ज्वाइन करने के बाद अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था मजदूरों को उन्नति दिलाने का। वो सिर्फ एक मजदूर नहीं था, बल्कि अब वो स्लो एक लीडर बनने लगा था और उसकी लीडरशिप का स्टाइल बहुत अलग था। वो सीधा मजदूरों के साथ बात करता था, उनके साथ बैठता था, उनके दुख दर्द को समझता था और साथ ही वो उन लोगों को कन्विंस करता था कि अगर सब एकजुट हो जाएं तो कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाएगा, चाहे वो एक बड़ी कंपनी हो या फिर हुकूमत। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मगर यहां से होफा की पावर जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, वहीं पर होफा के रास्ते टकराए माफिया के साथ। क्योंकि अमेरिका के अंदर लेबर यूनियंस उस वक्त माफिया के इन्फ्लुएंस के बगैर काम नहीं कर सकती थी। माफिया इन यूनियंस को अपने इलीगल बिजनेस के अंदर शामिल कर लेता था। होफा ने माफिया से दूर भागने की बजाय बल्कि उनसे डील करना शुरू कर दिया था और यही होफा के कैरियर की सबसे बड़ी ताकत भी बना और सबसे बड़ी कमजोरी भी। बस यहीं से होफा की कहानी एक नए मोड़ पे आ गई थी। अब वो सिर्फ एक मजदूरों का नेता नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी बन गया था जिसके इशारे पर पूरे मुल्क की सियासत हिल सकती थी। साल 1940 और 50 के दशक के अंदर जिमी होफा का नाम अमेरिका के हर मजदूर की जबान पे था। हर मजदूर जिमी होफा को अपनी ताकत और पावर का प्रतीक समझता था। जिमी होफा ने टीमस्टर यूनियन को भी ज्वाइन कर लिया था, एक ऐसा लेबर यूनियन जो ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए काम करता था। धीरे धीरे जिमी होफा की लीडरशिप के अंदर टीमस्टर को अमेरिका का सबसे बड़ा यूनियन घोषित कर दिया गया और साल 1960 के दशक के अंदर टीमस्टर्स के पास लाखों मेंबर्स शामिल थे। यानी कि होफा के पास इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी थी कि सिर्फ उसकी एक स्ट्राइक की कॉल के ऊपर पूरे मुल्क का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हो सकता था। पॉलिटिशियंस को इलेक्शन लड़ना हो या फिर किसी बिजनेसमैन को बिजनेस करना हो, दोनों को ही होफा का सपोर्ट चाहिए होता था, क्योंकि होफा के पास इतने ज्यादा सपोर्टर थे कि जिस भी बिजनेस को वो सपोर्ट करता था वो रातों रात चमक जाता था और जिस भी पॉलिटिक्स को वो मना करता था वो रातों रात गिर भी जाते थे। होफा मानो अब किंग मेकर बन चुका था, यानी कि वो जिसकी साइड होता गवर्नमेंट उसी की बननी थी और जिसकी साइड वो होता बिजनेस उसी का चलना था।
होफा की असली ताकत सिर्फ मजदूरों की आवाज नहीं थी, बल्कि उसके माफिया के साथ बहुत ही ज्यादा इल्लीगल रिश्ते भी थे। माफिया अपना इल्लीगल पैसा टीमस्टर्स की पेंशन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता था और होफा इस डील का एक ब्रिज बना हुआ था। यानी कि होफा एक तरफ से तो मजदूरों का रॉबिन हुड बना हुआ था उनको पेंशन देके, और दूसरी तरफ से माफिया का बिजनेस पार्टनर बना हुआ था उनका पैसा मैनेज करके। इस डबल रोल ने होफा को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया था। लेकिन जहां ताकत होती है वहां दुश्मन भी होते हैं। होफा का सबसे प्राइम एनिमी ही गवर्नमेंट थी, यानी कि स्पेशली अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट एफ कैनेडी। रॉबर्ट एफ कैनेडी ओपनली होफा के खिलाफ बयान देते थे। कैनेडी का कहना था कि होफा माफिया का पपिट है जो कि अपने यूनियन के रिसोर्सेज को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है और वो माफिया का धन को सफेद करके उनको रिटर्न करता है। और इस बात में काफी हद तक सच्चाई भी थी। माफिया खुद भी होफा का बहुत बड़ा दुश्मन था। अब आपको सुनकर ये बहुत ज़्यादा शौक लगेगा कि जिस माफिया की वजह से होफा का दुश्मन गवर्नमेंट बन चुकी थी, आखिर वो माफिया होफा की दुश्मन कैसे बन सकती है। बात कुछ ऐसे है कि होफा जैसे जैसे पावरफुल होता जा रहा था वो अब माफिया को भी रूल करना चाहता था। यानी कि होफा अब इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका था कि वो डायरेक्ट माफिया के कामों में इंटरफेरेंस करता था और इससे काफ़ी टाइम माफिया को फ़ायदा भी होता था और काफ़ी टाइम नुकसान भी। और अगर माफिया होफा की बात नहीं मानता था तो होफा माफिया के भी खिलाफ खड़ा हो जाता था, जिससे माफिया को ठीक ठाक नुकसान पहुंचता था। यानी कि कहते हैं ना कि पावर अगर कुछ ज़्यादा ही आ जाए तो वो सर चढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही हाल होफा के साथ था। साल 1967 यानी कि 1967 में होफा को एक करप्शन और फ्रॉड के चार्जेस के अंदर जेल भेज दिया जाता है। ये उसके कैरियर का सबसे बड़ा और मेजर सेटबैक होता है। लेकिन होफा जेल के अंदर से भी एक पावरफुल नाम था। वो अंदर बैठकर भी काफ़ी सारे मामलात को चलाता था। उसके स्पॉटर्स उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहीं पर जेल के अंदर कुछ ऐसा कांड हो जाता है जो होफा के लिए आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत बनता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जेल से रिलीज होने के बाद होफा डिसाइड करता है कि वो अपनी कुर्सी को वापस ले लेगा। लेकिन जेल में हुए कांड और उससे पहले होने वाले मामलात की वजह से अब काफी सारे सीन बदल चुके थे। माफिया के लीडर्स अब होफा को वापसी उस कुर्सी पर नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि होफा जब भी सीट पे आएगा वो हमसे अपनी दुश्मनी निकालेगा। क्योंकि जेल में जो हुआ था उसके बाद होफा माफिया का दुश्मन बन चुका था और उनके सारे राज खोलने को तैयार था। और वहीं पर गवर्नमेंट भी होफा से कुछ खुश नहीं थी। वो भी नहीं चाहते थे कि होफा दोबारा पावर में आए, क्योंकि होफा पावर में आते ही जहां पर माफिया के खिलाफ खड़ा होता वो रॉबर्ट एफ कैनेडी के भी खिलाफ हो जाता। और यहीं से होफा के दुश्मन और भी ज़्यादा बढ़ गए और उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से वापस जाना तकरीबन नामुमकिन था। और फिर वो दिन आया जिस दिन होफा हमेशा के लिए गायब हो गया। 30 जुलाई 1975 डेट्रॉइट का एक बहुत ही गर्म दिन था जब जिमी होफा ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बताया कि वो एक मीटिंग के लिए माफिया के 2 पुराने बॉसेस के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। और उन बॉसेस का नाम था टोनी प्रो और टोनी जैक। मीटिंग का टाइम रखा गया था दोपहर 2 बजे का और जगह थी एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था रेड फॉक्स रेस्टोरेंट। दोपहर के तकरीबन 2 बजे होफा वहां पर देखा गया था। विटनेसेस ने कहा कि होफा अपनी गाड़ी से निकलकर पार्किंग लॉट के अंदर इधर उधर टहल रहे थे और वो शायद किसी का बेसब्री और बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। लेकिन शायद जिन लोगों का इंतजार होफा वहां पे कर रहा था वो लोग वहां पर कभी पहुंचे ही नहीं। फिर होफा अपने घर के अंदर कॉल करके कहता है कि वो रात को घर वापस आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन होफा अपने घर वापस नहीं पहुंचता। अगली सुबह होफा के करीबी दोस्त और उसके फैमिली वालों को उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लग जाती है। और अगली सुबह जब वो उस रेस्टोरेंट की कार पार्किंग में जाते हैं तो होफा की कार उनको वहीं पर मिलती है।
और सबसे हैरानगी की बात ये होती है कि होफा की कार का इंजन बंद था और उसके अंदर उसका पर्सनल सामान और कार बिल्कुल वैसे ही थी जैसे होफा की मौजूदगी में होती है। यानी कि कहीं से भी कोई खींचातानी, मारपीट या किसी तरह के घसीटने के निशान नहीं थे जिससे ये कहा जाए कि किसी ने ज़बरदस्ती होफा को किडनैप किया है। और ना ही गाड़ी के अंदर किसी तरह के ब्लड के निशान थे जिससे ये बताया जा सके कि होफा का किसी ने मार कर दिया है। सोच के देखिए, एक पावरफुल आदमी जो गवर्नमेंट तक को हिला सकता था, कल तक हेडलाइंस के अंदर बना हुआ था और आज वो हवा बनकर गायब हो गया था। एफबीआई को तुरंत ही उस जगह पर बुलाया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही सबको ये बात तो बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो गई थी कि ये कोई आम मिसिंग केस तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी घटना थी जो माफिया, पॉलिटिक्स और अमेरिका के सबसे पावरफुल लेबर यूनियन से जुड़ी हुई थी। मगर बात यह है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? क्या होफा को कोई वहां से जबरदस्ती लेके गया था जिसके निशान वहां पर मिले नहीं? क्या होफा अपनी मर्जी से किसी ट्रस्टेड इंसान के साथ चला गया था और जिसने उसको बाद में खत्म कर दिया? अगर किसी ने होफा को खत्म कर दिया तो होफा की लाश कहां पर गई? जिमी होफा के गायब होने के बाद अमेरिका के अंदर जैसे आग की तरह यह खबर फैल गई थी। एफबीआई ने इस केस को टॉप प्रायोरिटी बना दिया था। पता नहीं न जाने कितने ही एजेंट्स को उस रेस्टोरेंट के आसपास लगाकर सब लोगों को क्रॉस एग्जामिन और क्रॉस इंटेरोगेट किया जा रहा था, बट स्टिल होफा का कहीं पता नहीं था। होफा की हर कॉल को ट्रेस किया जा रहा था और तमाम पैटर्न्स को फॉलो करने के बावजूद भी कहीं पर भी होफा का सुराग नहीं मिला। होफा लास्ट टाइम जिन गैंगस्टर्स से मिलने वाला था, जो कि टोनी प्रो और टोनी जैक थे, उनको भी एग्जामिन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी होफा का कोई अता पता नहीं लग सका। इसी तरह से साल बीतते गए और अलग अलग थ्योरीज आती गईं। कोई कहता था कि माफिया ने होफा को अपने हिटमैन के थ्रू मरवा दिया है, कोई कहता था कि गवर्नमेंट ने उसके साथ कुछ कर दिया है, और कोई तो कहता था कि होफा को किसी स्टेडियम के अंदर दफन कर दिया गया है। और बाद में उस जायंट स्टेडियम को भी खुदाई करके एफबीआई ने चेक कर लिया, लेकिन वहां पर भी होफा की लाश नहीं मिली। काफी सालों तक जब ये सारी स्पेकुलेशंस वगैरह चलती रहीं और इसी तरह की मन घड़त कहानियां चलती रहीं, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं मिला, तो यहीं पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। और ये ट्विस्ट इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ के रख देता है। आखिर वो ट्विस्ट क्या था? क्या जिमी होफा दोबारा वापस आ जाता है या कोई ऐसा सबूत मिल जाता है जो इस केस को पूरी तरह से मोड़ देता है? अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जिमी होफा पार्ट 2 लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो को देखने के अंदर इंटरेस्टेड हो।